हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। उसमें से हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे, उसको अच्छे से समझा होगा और उस पर स्टडी भी की होगी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, ओके, जिसका नाम है अभी इरिगेशन। अब इरिगेशन किस में आता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने बताया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन से हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है कि सॉइल किस तरीके से प्रिपेयर किए जाती है, फिर उसमें कौन से मेथड्स आते हैं प्रिपरेशन की, फिर सिलेक्शन ऑफ सीड आएगा, सिलेक्शन ऑफ सीड करेंगे, फिर उसमें सोइंग ऑफ सीड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने मेथड्स देखी थी। उसमें चौथी मेथड है हमारी इरिगेशन। कौन सी है? इरिगेशन। अब इरिगेशन मतलब क्या होता है? ओके, देखो हमारे तरफ ना इरिगेशन को क्या बोलते हैं पता है क्या? एरिकेशन बोलते हैं। कोई बोलता है ना आपके पास एरिकेशन की जमीन है, क्या बोलते हैं? एरिकेशन। तो लोगों को पता नहीं है एक्चुअल वर्ड, इसलिए वो एरिकेशन बोलते हैं, लेकिन उसको इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन मतलब क्या? जैसे समझो बारिश के दिनों में पानी कम हो गया या फिर पानी कम आ रहा है, बारिश कम आ रही है, तो हम क्या करते हैं? कुएं से या फिर नदी से या फिर छोटा तालाब होगा, वहाँ से पानी अपने खेत में देते हैं, है ना। फिर वो देने के लिए बहुत सारे यूज़ करते हैं, इंजन यूज़ करते हैं या फिर मोटर पंप यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं, है ना। मतलब बाहर से पानी अपने खेती को देना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इरिगेशन। तो देखो इरिगेशन में अभी क्या क्या है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हमको पता है कि अगर प्लांट्स को ग्रो करना है, क्रॉप को ग्रो करना है, तो उसको वाटर इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो क्रॉप ग्रो कैसे होंगे, ठीक है ना। इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। अब देखो वो कौन से रीजंस है। पहले, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। मतलब प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। हमको पता है, हमने पढ़ा भी है बायोलॉजी ऐसे पोर्शन में कि वाटर के अलावा प्लांट ग्रो ही नहीं करता। उसके लिए उसको फ्रूट्स भी बनते हैं वाटर से, क्योंकि अगर वाटर ही नहीं रहा, वो ग्रो ही नहीं हुआ, तो फ्रूट्स कैसे बनेंगे? देन सीड्स ऑफ प्लांट, सीड्स भी बनते हैं। मतलब वाटर के कारण ये सारी चीज़ें बन सकती है। अगर वाटर नहीं रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं बनेगी। देन वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर किससे एब्सॉर्ब किया जाता है? रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है, जमीन से। ओके, अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्सॉर्ब। अगर वाटर ही एब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर में जो मिक्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ओके, मिनरल्स रहते हैं, वो प्लांट कैसे रहेगा? इसलिए वाटर अगर एब्सॉर्ब होगा तो उसके साथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी एब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। देन वाटर इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जो वाटर है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, मतलब अगर आप कोई जो बी है ना, दाना है, अगर वो आप खेती में लगाते हो तो उसका जर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब उससे प्लांट तैयार होना चाहिए, तो उसके लिए भी वाटर चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ज़मीन ले ली, उसमें पानी कुछ नहीं है, आपने वो दाना डाल दिया, तो उससे क्रॉप निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, प्लांट ही तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपने पानी ही नहीं डाला। जब तक आप पानी नहीं डालोगे तब तक जर्मिनेशन होगा ही नहीं सीड का। तो वाटर इज इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक द फूड। वाटर किसके लिए और इम्पोर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। हमको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं? ताकि खाना बना सके। कौन बना सके? प्लांट बना सके। मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर उनको वाटर नहीं मिला तो वो भी अपना खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसलिए वाटर उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन वाटर डिजॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर क्या करता है? जो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो खुद के अंदर डिजॉल्व कर रहे थे, है ना, मिक्स हो जाते हैं। फिर जैसे वाटर प्लांट के अंदर गया तो उसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी अंदर जाते हैं। फिर हर एक प्लांट के हर एक पार्ट तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गए, स्टेम हो गए, ये सारे चीज़ों तक क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ तक वाटर भी पहुँचता है। ओके, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। मतलब अगर गर्मी के दिनों में भी वाटर क्या करता है? प्लांट को हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू सोर्सेस अदर देन द रेन इज कॉल्ड एज इरिगेशन। मतलब जो पानी देना है ना, जैसे मैंने बोला कि अगर रेन का पानी हमको आता है, रेनफॉल होता है, बारिश होती है हमारे खेतों में, अगर बारिश के दिनों में पानी आया
तो ठीक है। अगर बारिश के दिनों में पानी नहीं आया तो क्या करते हैं फिर? बारिश के दिन में अगर पानी नहीं आया तो हम बाहर से पानी अपने खेत में लाते हैं। तो बाहर से पानी अपने खेत में लाना मतलब क्या करना है? इरिगेशन करना है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। तो देखो, द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये कुछ फैक्टर्स है जिसके डिपेंड पे हम इरिगेशन कर सकते हैं। देखो, पहला नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मतलब क्रॉप प्लांट्स किस तरीके से है उस हिसाब से इरिगेशन करना पड़ेगा। नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल किस तरीके की है उस हिसाब से हमको इरिगेशन करना पड़ेगा। देन सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोथ्स, मतलब कौन से सीजन में क्रॉप ग्रो हो रहा है उस हिसाब से हम इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे, देखो पहला देखेंगे हम, लेट अस स्टडी द अबव फैक्टर्स इन डिटेल। पहला है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। पहला है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, मतलब क्रॉप के डिपेंड हम इरिगेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले देखो कैसे, सम क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर व्हाइल अदर नीड्स लेस वाटर। कुछ जो प्लांट्स है वो ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स के लिए कम वाटर यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चावल की खेती कहते हैं, है ना। अब चावल के खेती में चावल को बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना, तो वो खेत में पूरा पानी जमा करके रखना पड़ता है। फिर उसमें हम चावल के अलग अलग रोप मतलब पौधे लगाते हैं, है ना, तो उसके लिए पानी ज़्यादा लगेगा। कुछ क्रॉप होते हैं जिसके लिए पानी कम लगता है, तो उसके लिए कम इरिगेशन या फिर कम पानी लगेगा, तो इस हिसाब से भी इरिगेशन किया जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, राइस क्रॉप रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, मतलब चावल को ज़्यादा पानी लगता है ना। धान बोलते हैं हम उसको, धान अगर लगाया तो उसको पानी ज़्यादा लगेगा। वेयर एज सम क्रॉप्स लाइक व्हीट कॉटन रिक्वायर्स लेस वाटर, लेकिन अगर व्हीट है मतलब गेहूँ है या फिर कॉटन है कपास है, उसके लिए वाटर कम लगता है। ठीक है, देन सॉइल बेस्ड इरिगेशन। अब सॉइल बेस्ड इरिगेशन मतलब जमीन के ऊपर भी इरिगेशन रहता है। कोई कोई जमीन ऐसी रहती है कि जो पानी ज़्यादा पकड़ के रखती है तो उसको ज़्यादा पानी देने की गरज नहीं गिरती, लेकिन कोई कोई जमीन ऐसी रहती है जो जिसको पानी देना आवश्यक होता है ना, तो इसके हिसाब से उसको इरिगेशन किया जाता है। तो देखो सॉइल बेस्ड इरिगेशन, इरिगेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। वो किस पे डिपेंड रहता है? नेचर ऑफ द सॉइल पे डिपेंड रहता है। ओके, देन सैंडी सॉइल नीड्स मोर फ्रीक्वेंट। ओके, जो सैंडी सॉइल रहती है मतलब जो सॉइल पानी पकड़ के रखती है उसको ज़्यादा पानी लगता है और ड्यू टू इट्स पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्ले सॉइल नीड्स लेस फ्रीक्वेंट। क्ले सॉइल जो रहती है ओके, वो कम वाटर लगता है क्यों? इरिगेशन ड्यू टू इट्स गुड वाटर रिटेनिंग। मतलब जो सैंडी सॉइल रहती है उसको क्या करता है? ज़्यादा पानी लगता है ना, और जो क्ले सॉइल रहता है उसको कम पानी लगता है। देन सीजन बेस्ड इरिगेशन। अब सीजन बेस्ड इरिगेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे धूप काले में, देखो धूप काले में हमको पानी ज़्यादा लगेगा क्योंकि धूप काले में ऑब्वियसली पानी की गरज गिरती है, लेकिन रेनी सीजन में और विंटर सीजन में ज़्यादा पानी की गरज नहीं गिरती। ओके, तो देखो सीजन बेस्ड इरिगेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स इंक्रीजेज इन समर। समर के दिनों में पानी की क्षमता उसको ज़्यादा लगती है क्रॉप्स को, इसलिए इरिगेशन मतलब पानी बाहर से देना पड़ता है, और बाहर से पानी देने की प्रोसेस को हम क्या करेंगे? इरिगेशन बोलते हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हैज़ टू बी इंक्रीज। जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर से हमको देना पड़ता। ठीक है, देन नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन हम कर रहे हैं तो कौन से सोर्सेस है जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं? देखो पहला, द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स। वेल्स मतलब कुआं, ट्यूब वेल्स मतलब बोरवेल, पॉन्ड्स मतलब छोटे छोटे तालाब, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, टैंक्स एंड कैनल्स। इन सारे चीज़ों से हम बाहर से पानी अपने खेती में दे सकते हैं। ओके, दीज आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। देन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मेथड कौन सी यूज करते हैं जिसके कारण हम इरिगेशन करेंगे, मतलब सिंचाई करेंगे हम हमारे खेत में पानी की? तो देखो द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स is lifted up by the different methods for irrigation the fields in different regions of our country। मतलब अलग अलग रीजन में क्या होगा? अलग अलग इससे पानी देना पड़ता है। ओके, अलग अलग डिफरेंट मेथड से पानी देना पड़ता है। ओके, तो वो मेथड देखो कौन से द कैटल, ह्यूमन लेबर इज यूज इन द मेथड्स। ओके, सो these methods are cheaper but less efficient।
ये जो कुछ मेथड्स है देखो, जैसे मोट है, चेन पंप है, डेकली है, राहत है, ये सारे मेथड्स है जिसके कारण हम ट्रेडिशनल वे से हमारे खेत में पानी दे सकते हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ें एक तो हम बैल से लेकर निकाल सकते हैं या फिर खुद आदमी निकालता है, तो इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते। लेकिन ये जो सारी मेथड्स है वो इफिशिएंट नहीं है, उतनी इफिशिएंट में है नहीं, और उससे ज़्यादा पानी हम नहीं दे सकते। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, देखो वेज कौन से मोट है, चेन पंप है, ओके, ढेकली है, राहत है। आप इसके बारे में सर्च करो, आपको वो मेथड दिख जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड हमने देख लिया, अब देखेंगे हम मॉडर्न मेथड। कौन से मॉडर्न मेथड है आपको पता है, आपने देखी भी है मॉडर्न मेथड्स। देखो पहली ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम आपने देखी है, बहुत सारे लोगों के घर में ड्रिप सिस्टम होगी, छोटे छोटे पाइप से हम पानी देते हैं, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं उसको, है ना, उसको मराठी में ठिबक सिंचन भी बोलते हैं। एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, बहुत सारे लोगों के घर में स्प्रिंकलर्स होंगे, स्प्रिंकलर से भी हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। तो देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम होल्स इन पाइप्स अलाउज वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट्स। मतलब जहाँ पे वो क्रॉप है वहीं पे हम क्या करेंगे, वो रबर ट्यूब की जो होल्स है वो वहाँ पे रखेंगे, ताकि क्या होगा, अगर पानी उसमें देना है तो बराबर पानी उसी इसमें आता है और उसी में उसी रूट को और उसी क्रॉप को बराबर मिलेगा, मतलब पानी वेस्ट भी नहीं होगा। ओके, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता। दिस सिस्टम ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस ड्यू टू द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो वाटर लॉस होता है ना, वो भी इस सिस्टम में नहीं होता है। Okay, it is boon in the regions where the less water is available. This method is good for watering fruit plants, gardens and trees. अब ये मेथड कहाँ पे यूज होती होंगी, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जहाँ पे पानी कम है अवेलेबल, वहाँ पे हम ड्रिप सिस्टम यूज कर सकते हैं। और इतनी बेस्ट सिस्टम है क्योंकि इससे ज़्यादा पानी लॉस भी नहीं होता, हर क्रॉप को पानी भी बराबर मिलता है और उससे ज़्यादा लॉस भी नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, अब स्प्रिंकलर सिस्टम में देखो, इन स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट यूजिंग स्प्रिंकलर। हम स्प्रिंकलर से भी क्या देते हैं, पानी देते हैं। ओके, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर कॉल्ड एज स्प्रिंकलर्स। मतलब देखो आपने देखा होगा, ऐसा पाइप रहता है और उसमें ऐसे एक नली रहती है और नली के ऊपर में एक नोजल रहता है जिसको हम स्प्रिंकलर बोलते हैं, जिससे पानी क्या होता है, बाहर फेंकता है। देखो ये जो है ना, ये ट्यूब, इसको बोलेंगे स्प्रिंकलर। मतलब यहाँ पे जो नोजल रखा है यहाँ पे, इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। ओके, द स्प्रिंकलर्स आर जॉइंट एट द मेन पाइपलाइन रेगुलर इंटरवल्स। जो स्प्रिंकलर है हर एक कुछ दूर उसको रेगुलर इंटरवल पे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक लगाया, ऐसे हर एक डिस्टेंस पे उसको स्प्रिंकलर को लगाया जाता है। पंप्स आर फिटेड इन दिस सिस्टम फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर। और जो मेन सोर्स है जहाँ से हमको पानी निकालना है, वहाँ पे क्या लगा रहता है, पंप या फिर मोटर लगा रखी है। फिर वो मोटर से पानी वो पाइप से आएगा और पाइप से फिर ये ट्यूब से आके स्प्रिंकलर में चला जाएगा और जिससे फिर हमारे खेत में फैल जाता है। When the pump switch on, जैसे स्विच ऑन होता है, the water is lifted and allowed to flow through the main pipes under the pressure. Through this rotating nozzle, it gets sprinkled on the crops as it is raining. Okay, जैसे बारिश का पानी गिरता है ना, उसी तरीके से फिर वो स्प्रिंकलर से पानी बाहर आते जाएगा। Okay, then through the rotating nozzle, it gets sprinkled on the crops as it raining. Sprinklers is very useful for sandy soil or for the uneven land where sufficient water is not available. मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है या फिर सैंडी सॉइल है, वहाँ पे हम स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन लॉन्स एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। या कौन से कहाँ पे यूज़ करते हैं, लॉन में। जैसे देखा आपने शादी के लॉन्स वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ पे जो पानी देते हैं वो स्प्रिंकलर से देते हैं क्योंकि उसको वो ज़्यादा पानी लगता है और ज़्यादा पानी के लिए हम ड्रिफ्टिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे फिर कौन सी सिस्टम यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं। वैसे कॉफ़ी प्लांटेशन मतलब जो कॉफ़ी के पेड़ होते हैं ना, वहाँ पे भी कौन से इससे पानी दिया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी दिया जाता है। देखो इमेज में स्प्रिंकलर सिस्टम दिया है, ये सिस्टम आपने देखी भी होगी आपके खेत में या फिर दूसरे के खेत में भी देखी होगी। देन उसके बाद में है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्या है क्रॉप प्रोटेक्शन? अब क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्या कि जो हमारे खेत में क्रॉप्स है
उस पर कोई डिसीज ना आए, कोई रोग ना आए, कोई कीड़ा उसको खा ना ले, है ना। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो आपने इतने मेहनत से क्रॉप लगाया और उसको अगर कोई कीड़ा खा रहा है या फिर उस पर कोई डिसीज आ रहा है, छोटे छोटे अड़ीज वगैरह तैयार हो जाती है, तो वो नहीं हो, इसलिए उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर रोग आ गया तो आपको जितना भी आपका क्रॉप है ना वो पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्रॉप प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड और मेन क्रॉप्स इन द फील्ड आर कॉल्ड एज वीड्स। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब खेत रहते हैं ना तो खेत के साइड में ऐसा छोटा छोटा कचरा तैयार हो जाता है ना, छोटा छोटा कचरा अलग टाइप का तैयार हो जाता है। मतलब हमारे खेत की जो क्रॉप्स लगे रहते हैं, अपने जो मेन क्रॉप्स है उसके साइड में ना छोटा छोटा कचरा तैयार हो जाता है, उसको हम कचरा ही बोलते हैं। जैसे हमको फिर उसको नींदन वगैरह करते हैं, हमारे मराठी में नींदन बोलते हैं। तो वो जो कचरा है ना अनवांटेड क्रॉप है, तो अनवांटेड क्रॉप को बोलेंगे हम वीड्स बोलेंगे। फिर उस पर क्या करते हैं, फवारा करते हैं या फिर उसके नींदन वगैरह किया जाता है उसको निकालने के लिए। सम कॉमन वीड्स फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में कौन से कॉमन वीड्स होते हैं देखो, एमेरैंथस, ओके, जैसे उसको चौलाई बोलते हैं, एंड चेनोपोडियम जैसे जो बाथुआ बोलते हैं, है ना। हमारी तरफ चौलाई को शायद से लवी भी बोला जाता है, बारीक बारीक गवत जैसा कचरा रहता उसको लवी भी बोलते हैं, है ना, जो कि क्या करता है क्रॉप के साइड में निकलता है, उसको वीड्स बोलेंगे। अब देखो ये ऐसा कचरा रहता है, आपके बुक्स में अच्छी उसकी डायग्राम दी है या फिर उसकी इमेज दी है, वो प्रॉपरली देख लेना। अब वीड्स हार्म क्रॉप्स इन द फॉलोइंग वेज। अभी जो वीड्स है मतलब ये जो छोटा कचरा है, बारीक कचरा बिना काम का, वो बिना काम का किस तरीके से प्लांट को क्रॉप मतलब हार्म करता है, क्यों हम उसको निकालना पड़ता है, ये हम देखेंगे। देखो, द क्रॉप ऑफ वीड्स इन द क्रॉप फील्ड्स इज हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम द ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस दैट इज अवेलेबल फॉर द क्रॉप प्लांट्स। अब देखो हमको क्रॉप है तो हमारे क्रॉप में हमको पता है कि हम न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर दे रहे हैं, सभी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन अगर वो न्यूट्रिएंट्स वो वीड खा जाए, जो कचरा है क्रॉप के साइड का वो खा जाए, तो क्रॉप को मिलेगा का वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। इसके कारण क्रॉप अच्छे से बढ़ेगा नहीं, उसके फ्रूट्स जो है वो लगेंगे नहीं। इसीलिए मतलब जो वीड्स है ना वो क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सॉइल वो खा लेते हैं, मतलब क्रॉप को मिलता ही नहीं कुछ, सभी चीज़ें वो खा रहे हैं, तो फिर उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो उसके लिए हार्मफुल रहता है। देन वीड्स हार्बर पेट्स दैट इज हार्मफुल इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ओके, वीड्स क्या करते हैं, उस पर जो बाकी कीड़े भी आते हैं उसके कारण क्या होता है, जो हमारे क्रॉप से उस पर इन्फेक्शन होता है। ओके, क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस डिसीजेस, उसके कारण डिसीज भी फैल सकते हैं। देन सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब कुछ जो वीड्स रहते हैं, है ना, जो कचरा रहता है बारीक बारीक, वो कुछ टॉक्सिक भी होता है, दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आपने गांजर गवत का नाम सुना होगा। गांजर गवत ऐसा होता है कि अगर वो प्लांट कुछ आदमी या फिर एनिमल्स वगैरह खा ले तो वो मर जाता है ना, तो उसके कारण वो पॉइजनस सब्सटेंस है और वो हमारे क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉइजनस है, इसलिए उसको निकालना पड़ता है ना। तो जो कुछ वीड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, पॉइजनस भी होते हैं। Hence it is necessary to remove the weeds to protect the crop plants. इसके लिए, इस सभी कारण के लिए वीड्स को हमारे खेत में से निकालना ही पड़ता है। अगर आप कचरे को नहीं निकालोगे तो आपके जो क्रॉप्स है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, उससे उसकी अच्छी से फसल नहीं होगी। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। अब उनको निकालना है तो कब निकालना है, उनके फ्लावर और सीड्स तैयार ना हो, क्योंकि अगर उनके फ्लावर और सीड्स तैयार हो गए तो वो फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ पे कचरा तैयार होगा। तो इससे अच्छा वो फ्लावर और सीड्स तैयार होने के पहले ही उसको निकाल दो ताकि उससे कोई हार्मफुल ना हो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड एज वीडिंग। अब ऐसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, अपने खेत में से जो कचरा है, बिना काम का कचरा जिसको वीड बोल रहे हैं हम, उसको निकाल लेते हैं उस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलेंगे वीडिंग। ओके, अब ये जो देखो एमेरैंथस है, चौलिया, चेनोपोडियम है, दैट इज बथुआ, ये सारे बिना काम का कचरा है जो हमारे खेत में तैयार होता है, फिर उसको निकालना पड़ता है, उस निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, अब ये जो वीडिंग है वो किस तरीके से की जाती है, कौन सी मेथड से की जाती है,
कौन सी मेथड वहाँ पे यूज़ होती है वीडिंग निकालने के लिए, मतलब जो कचरा है वो साफ करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है, ये हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करो, आप अपने बुक में पढ़ो, ठीक है। नहीं समझा फिर से वीडियो देखो और बुक में वो पूरा टॉपिक पढ़ के उसको अच्छे से समझ लो, और इस पे जो बेस क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका जो आगे का पोर्शन है हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके।